नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्णय पीसीएस में। आज हम इतिहास विषय को लेकर के और इतिहास की एक सीरीज को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और ये सीरीज जो रहेगी इतिहास को लेकर के और इसके जब जो भी पार्ट हैं अंतिम समय तक वो हम निरंतरता से पूर्ण करेंगे। उसी क्रम में ये जो वीडियो रहेगा वो इतिहास और इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए है? और इतिहास का जो विभाजन है वो क्या है, और यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम है या आईएएस के एग्ज़ाम में इतिहास की अपनी क्या भूमिका है, इन सब बातों को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इतिहास को लेकर के हमेशा छात्र छात्राओं में ये भ्रम पैदा रहा है कि इतिहास एक लंबा सिलेबस होता है, इतिहास में तारीखें याद करनी पड़ती हैं, इतिहास में बहुत सारे नाम याद करने पड़ते हैं। यदि आप हमारे साथ निरंतर ये वीडियो सीरीज कंप्लीट करेंगे तो इतिहास विषय को हम जो कठिन जो प्रक्रिया इतिहास को पढ़ने की और पढ़ाने की जो रही है उसको आसान करने का प्रयास करेंगे और इसको कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जो जिस तरीके से हमारे जो सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो कोशिश हमारी रहेगी कि इतिहास हम कहानी और शास्त्रों के ऊपर केवल पढ़ करके समाप्त नहीं करेंगे। हम इतिहास इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिस माध्यम से हम सवालों को टच कर पाएँ, सवालों को समाप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले इतिहास क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे इतिहास क्या है तो इसकी दो परिभाषाएं दरअसल, जो एक परिभाषा जो इतिहासकारों के द्वारा समय समय पर दी गई है, एक परिभाषा जो मैंने स्वयं इसको विकसित किया है या इतिहास पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो चीज़ें विकसित हुई हैं कि दरअसल इतिहास क्या है, उन दोनों परिभाषा को हम देखेंगे। तो पहली परिभाषा हम देखते हैं कि इतिहास जो है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन है, या आप कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन जो है वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। अतीत का मतलब होता है गुजरा हुआ समय। ये जो परिभाषा है वैज्ञानिक तौर पर इतिहासकारों को दी गई है कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं वो अतीत का अध्ययन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए, यही इतिहास कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा जो इतिहासकारों के द्वारा दी गई कि अतीत का अध्ययन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, ये थोड़ी कठिन हो जाती है कि कौन से अतीत की बात हो रही है, या मैं कहूँ कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन। इतिहास कहलाता है। तो ये लाइन एक छोटी सी परिभाषा कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, तो थोड़ा समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम इतिहास शब्द को थोड़ा सा संधि विच्छेद करें, इसको तोड़ने का प्रयास करें, तो इस लाइन की और इसकी जो परिभाषा है वो आसानी समझ में आ रही होगी। जैसे इतिहास जो शब्द है, जैसे इति प्लस हास, दो शब्दों से मिलकर के नजर आ रहा है। इति का मतलब होता है समय या एक अतीत, जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। इति का मतलब अतीत के परिप्रेक्ष्य में, और ह्रास का मतलब है गुजरा हुआ। तो इन दोनों की परिभाषाओं के, इति का मतलब अतीत और या ह्रास का मतलब ले रहे हैं हम जैसे गुजरा हुआ। क्या गुजरा हुआ? समय, समय के परिप्रेक्ष्य में अतीत। तो इतिहास का मतलब है कि इतिहास के अंतर्गत हम गुजरे हुए समय का एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, इतिहास कहलाता है। हालांकि परिभाषा कहीं भी कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी एक इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते आपको इतिहास की परिभाषा सरल और आसान शब्दों में आनी चाहिए। तो ये परिभाषा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन, और या इतिहास वह सब्जेक्ट है जिसमें गुजरे हुए या ह्रास हुए समय का अध्ययन करते हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन का मतलब यह हुआ कि हम अतीत का अध्ययन इस प्रकार से करें जो कहीं ना कहीं हमें वर्तमान से लिंक कर रहा हो।
जैसे अशोक के द्वारा जो धम्म नीति का पालन किया गया था, या हम कहें अशोक से पहले बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो महात्मा बुद्ध ने जो बातें बताई वो बातें अशोक के समय सत्य प्रतीत हो रही थी। तो अशोक ने उन अतीत की बातों को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया, या हम कहें कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य आज के परिप्रेक्ष्य में भी सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आज भी हम लोग बच्चों को सिखाते हैं सत्य बोलना चाहिए। तो अतीत में जो बातें कही गई थी वो आज भी सही और सरल सही स्पष्ट होती नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने समय पर जो बातें कही गई थी उनको कनेक्ट करके वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से हमें कुछ सबक और सीख लेनी चाहिए। यही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन कहलाता है। तो परिभाषा के तौर पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, या फिर गुजरे हुए समय का क्रमबद्ध और विस्तार से अध्ययन इतिहास कहलाता है। दो परिभाषाएं आप ध्यान रख सकते हैं। तो दूसरी बात आती है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके दो जवाब हैं। एक नैतिकता के तौर पर, इतिहास को पढ़ के हम नैतिकता सीख सकते हैं, नैतिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम अकबर को पढ़ करके एक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर एक मुसलमान होकर के उसने सभी धर्मों को साथ में लेकर के शासन प्रशासन का काम किया। तो अकबर को देख करके हम ये सीख सकते हैं कि जब हम प्रशासनिक सेवा में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई जाति, कोई धर्म या कोई वर्ग का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हम समाज के सभी वर्गों को लेकर के काम कर रहे हैं। हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, जैन धर्म का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ हमें सत्य बोलना चाहिए, है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये जो बातें बताएंगे इतिहास में, तो वहाँ हम नैतिकता की बातें सीख सकते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य के जीवन में भी कहीं ना कहीं वो सत्य प्रतीत होती है। नैतिकता की बातें हो सकती हैं। दूसरा, जो सिविल सेवा में जो अधिकारी बनने का प्रयास कर रहे हैं और जो जा रहे हैं वो इतिहास को पढ़ करके ये सीख सकते हैं कि इतिहास में जो शासक हुए, चाहे वो मध्यकाल में हुए हों, चाहे एंशिएंट प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में हुए हों, अशोक हो या अकबर हो या फिर औरंगजेब हो, इन सभी शासकों से हम ये सीख सकते हैं कि उन्होंने शासन प्रशासन के तौर पर जो अच्छी अच्छी नीतियां लागू की जिससे लोक कल्याण की भावना का विकास हो सका। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं कि उसने मार्केट सिस्टम, बाजार व्यवस्था को लागू किया था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना जो लागू कर रखी है, गरीबों को राशन बांटने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया आप अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से कनेक्ट कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सामान्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी। उद्देश्य इतना था कि छोटे से नाममात्र वेतन पर या कम मुद्रा में चीजों को आसानी से खरीदा जा सके और अपना जीवन चलाया जा सके। तो हम शासकों से वो सारे अच्छे काम सीख सकते हैं जो प्रशासन में काम आ सके, उन लोगों का कल्याण हो सके। दूसरी बात ये, तो हम इतिहास से एक तो नैतिकता की चीजें सीख सकते हैं, दूसरा हम शासन प्रशासन में उन राजाओं के द्वारा, उन शासकों के द्वारा जो चीजें की गई या जो जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए, इन कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि कुछ शासकों के द्वारा अच्छे काम किए गए होते हैं, कुछ गलत किए गए होते हैं। तो एक प्रशासन अधिकारी को, एक प्रशासक को अच्छे कामों को सीख लेना चाहिए, गलत कामों को छोड़ देना चाहिए। तो ये नैतिकता की बातें हो सकती हैं। हम जैन धर्म पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म पढ़ते हैं, ईसाई धर्म पढ़ते हैं, ये सब इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ से हमको अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं सीखने के लिए, ले लेना चाहिए, क्या बुराई है इसमें। शासन, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो फिर आप जैसे अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं जो लेकर के आया उस समय में, तो ये योजनाएं, नीतियां, पॉलिसी, ये वहां से हम सीख सकते हैं आसानी से। तो ये एक रीजन तो ये हुआ इतिहास को पढ़ने का। दूसरा रीजन यदि हम अब देखेंगे तो दूसरा कारण जो है वो हमारा मेन कारण है, मुख्य कारण है। जो मेन हमारा कारण है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं, ये तो है ही भाई,
आप आईएएस का एग्जाम देख लीजिए, जिसमें इतिहास की अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप बिना इतिहास को पढ़े हुए यूपीएससी का एग्जाम या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। इतिहास को बिना पढ़े आप निबंध लेखन नहीं कर पाएंगे। इतिहास को बिना पढ़े आप इकोनॉमी को नहीं समझ पाएंगे। इतिहास को बिना पढ़े आप भूगोल, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इतिहास विषय की अपने आप में परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम यहाँ यूपी पीसीएस या आईएएस के एग्जाम की बात कर रहे होंगे, लेकिन ये स्टेट जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, एसएससी एग्जाम है, पुलिस के एग्जाम है, हर कहीं ना कहीं इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं। तो परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और खासकर यूपी पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में इसकी 1/3% भूमिका है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में। हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो दो बातें नजर आती हैं। पहली, इतिहास को पढ़ करके हम नैतिकता सीख सकते हैं। इतिहास को पढ़ करके हम प्रशासनिक नीतियां सीख सकते हैं उन राजाओं से, और इतिहास को पढ़ करके हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये इतिहास को लेकर के उसके क्यों अध्ययन करना चाहिए, ये बातें हैं। आगे अगला जो बात है कि इतिहास का जो विभाजन है, हम विभाजन को बाद में जानते हैं। पहले यूपी पीसीएस, जैसे हमने कहा कि इतिहास हमारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इन परीक्षाओं के नेतृत्व में हम ये समझ लेते हैं कि आईएएस से पीसीएस के मामले में इतिहास की अपनी क्या भूमिका है, देख लेते हैं। तो हम यूपी पीसीएस का है या आईएएस का है, दोनों की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, उन दोनों में ही इतिहास की समान भूमिका है, समान सिलेबस है। आप प्रीलिम्स के सवालों की बात करेंगे तो आईएएस में हमेशा जो प्रश्नों की संख्या रहती है 30 से 25, 30, कभी 20, ये वेटेज रहता है, ये पीसीएस में रहता है। तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे। हम एक परीक्षा को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आईएएस के एग्जाम की बात करते हैं, आईएएस, तो आईएएस का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसको हम प्री एग्जाम कहते हैं, तो प्री एग्जाम में इतिहास की अपने आप में 20 से 25 प्रश्नों की क्वेश्चन की भूमिका है, जहां पर 100 प्रश्नों में 40 और 45 क्वेश्चन तक कट ऑफ जा रही हो, हम 50% मान के चलते हैं, वहां 20 से 25 प्रश्नों की इतिहास की भूमिका है प्रीलिम्स एग्जाम में। और आप जब मुख्य परीक्षा की बात कर रहे होंगे, मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो जीएस का प्रथम पेपर है, यहां भारत के इतिहास की लगभग 120 से लेकर के 130 नंबर की भूमिका है। आप समझ रहे हैं, जीएस का जो पेपर होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल और सोसाइटी, भारतीय समाज पूछा जाता है, जिसमें टॉपर जो होते हैं वो भी 100 क्रॉस कर पाते हैं उन तीनों सब्जेक्टों को पढ़ करके, और उस सब्जेक्ट में अपने आप में इतिहास की भूमिका 120 से 130 नंबरों की है, तो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। दूसरी बात, जब आप जीएस 3 पेपर की बात करते हैं या जीएस 2 की बात करते हैं, जैसे जीएस 2 पेपर है, तो इसमें आप पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं, संविधान पढ़ रहे होते हैं, और संविधान को पढ़ने से पहले आपको पढ़ाया जाता है संविधान का विकास, संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो आप संविधान के ऐतिहासिक विकास को पढ़ने के लिए अगर आपने इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। वो संविधान का जो पहला पोर्शन है ऐतिहासिक विकास, उसमें इतिहास की अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे कानून बनाए, जिसमें रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, और रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत एक्ट, इस तरीके के जो एक्ट लेकर के आई कंपनी, उन एक्टों के माध्यम से संवैधानिक विकास हुआ, जो आप पॉलिटी पढ़ना समझ रहे होंगे, है ना। तो जीएस 2 पेपर में अपने आप में योगदान है। और जब जीएस 3 पेपर पढ़ रहे होंगे आप, तो जीएस 3 में टॉपिक है भूमि सुधार आंदोलन या पंचवर्षीय योजनाएं। जीएस 3 का मान के चलिए कि भारत के आजादी के बाद का जो इतिहास है, वो जीएस 3 में बहुत ज्यादा काम आ रहा होगा। वहां इकोनॉमी समझने के लिए, समाज को समझने के लिए,
सांप्रदायिकता को समझने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है। तो GS3 पेपर अपने आप में लिंक कर रहा है। और जब आप GS4 पढ़ रहे होंगे, GS4 पढ़ रहे होंगे तो इसमें एक टॉपिक है भारतीय विचारक और विदेशी विचारक। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, इन सब का विस्तार से अध्ययन कर रहे होते हैं, जो आपको GS4 पर एथिक्स में पढ़ना होता है। उसमें फिर विदेशी विचारकों की बात आती है, मार्टिन लूथर हो, है ना, और या फिर कार्ल मार्क्स की बात हो, या फिर और सारे बहुत सारे राइटर हो जो आपको एथिक्स में पढ़ने पड़ते हैं, उनका अध्ययन विश्व इतिहास में कर रहे होते हैं हम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतिहास की अपने आप में भूमिका, आपको चाहे GS का पहला पेपर उठा के देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं ना कहीं 40 से 45% इतिहास की भूमिका है, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री की अपने आप में भूमिका है। आप प्रीलिम्स का जब सिलेबस देखेंगे, IAS का या फिर PCS का जो सिलेबस है, उसमें यूपी सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास, और डैश करके लिख दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन, नेशनल मूवमेंट को लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि स्वतंत्र आंदोलन पर ज्यादा जोर देना है। और आपके जो मेंस में जो पेपर होता है वो भी आपके 1757 से स्टार्ट हो रहा है, 18वीं सदी का इतिहास लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में चारों पांचों पेपरों में लिंक कर रहा है, जिसको बहुत विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। और जब मुख्य परीक्षा के बाद अब निबंध लेखन की बात हो रही होगी, जब निबंध लिख रहे होंगे तो आप देखेंगे हर बार ये प्रक्रिया रही है कि एक न एक निबंध ऐसा होता है जो इतिहास से लिंक करता है। अब आप सोचिए, या तो धर्म की बात की जा रही होगी, जाति व्यवस्था की बात की जा रही होगी, भारत की परंपराओं की बात की जा रही होगी, या भारत के त्योहारों की बात की जा रही होगी, भारत की संस्कृति की बात की जा रही होगी। निबंधों के यही टॉपिक होते हैं। तो आप देखेंगे सारे टॉपिक कहीं ना कहीं इतिहास से कनेक्ट कर रहे हैं। आप GS फर्स्ट में मैंने कहा था कि इसमें इतिहास, समाज और भूगोल की भूमिका है। तो आज में भारत को, समाज को समझने के लिए आप हमारे साथ हड़प्पा सभ्यता से भारतीय समाज की बात हो रही होगी, वैदिक काल के समाज की बात हो रही होगी। तो ये समाज कैसे बना, समाज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये वर्ण व्यवस्था कैसे डेवलपमेंट हो गई, ये समाज जातियों में कैसे विभाजित हो गया, त्योहार कैसे डेवलपमेंट हो गए, ये सारा विकास आप वैदिक काल से पढ़ रहे होंगे। तो वैदिक काल का समाज कैसे डेवलपमेंट हुआ, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, और फिर मध्यकाल की बात हो रही होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय धर्म सुधार आंदोलनों की चर्चा हो रही होगी। तो समाज को पढ़ने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी। आपका समाज हुआ, हम कहते हैं कि इतिहास की ये नाम मात्र का इतिहास प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का मामला है, लेकिन आप देखेंगे तो इतिहास हमारे पूरे एग्जाम के सिलेबस में कनेक्ट कर रहा है। इंटरव्यू की बात होती है, तो जब इंटरव्यू देने के लिए हम जाते हैं तो इंटरव्यू के पैनल में एक न एक मेंबर ऐसा होता है जो इतिहास सब्जेक्ट से बैठा होता है, और सवालों की जो प्रक्रिया होती है वो बच्चे के बैकग्राउंड से शुरुआत होती है। पहला सवाल इंटरव्यू में यही होता है कि आप किस क्षेत्र से संबंधित हैं। मान के चलिए आपने कहा कि मैं फतेहपुर सीकरी या आगरा से बिलोंग करता हूं, तो उसमें जो इतिहास का प्रोफेसर बैठा हुआ है वो 100% आपसे मुगलों के बारे में, मुगलों की संस्कृति, कल्चर के बारे में सवाल पूछेगा ही पूछेगा। आपने कहा कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो आप किसी भी एरिया का नाम देखेंगे भारत में, तो भारत में कहीं ना कहीं कोई कल्चर तो है ही है, कोई संस्कृति है ही है, और किसी न किसी एरिया में किसी न किसी शासक ने कोई ना कोई बिल्डिंग बनवाई है, तो उस बिल्डिंग के बारे में सवाल पूछ लेते हैं। तो कल्चर हमेशा जुड़ा हुआ है। तो इंटरव्यू में आपको वो इतिहास से कनेक्ट कर रहे होंगे सवाल, भूगोल के से कनेक्ट कर रहे होंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इतिहास की अपने आप में कहाँ कितनी बड़ी भूमिका है। मैं मान के चलता हूं कि यह सब IAS PCS की तैयारी करने वाले के लिए उपयोगी है, लेकिन एक आम नागरिक के लिए भी इतिहास बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को अपने अतीत के बारे में पता होना चाहिए, अपने पूर्वजों के बारे में। जिस प्रकार हम पता करते हैं, हम अपनी वंशावली ढूंढते रहते हैं कि हमारी वंशावली कहाँ है, तो एक नागरिक होने के नाते हमें भारत के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, है ना। हमको एक दूरदृष्टि रखने के लिए विश्व इतिहास को पता होना चाहिए। हमारा उद्देश्य इतिहास पढ़ने पढ़ाने का तो रहेगा, मुख्य फोकस हमारा एग्जाम पर रहेगा। हम इस सीरीज के साथ साथ में भारत के नागरिकों को इतिहास की एक सामान्य समझ विकसित कराना चाहते हैं।
जो कहीं ना कहीं हमें गलत दिशा में ले जाती है, गलत विचारधारा में ले जाती है। इतिहास को पढ़ करके हम अपनी विचारधारा को भी बदल सकते हैं। तो इतिहास सब्जेक्ट का मामला नहीं है, इतिहास परीक्षाओं के साथ साथ में एक नैतिक विचारधारा भी डेवलपमेंट करने का विषय है। हमारे साथ जब हम इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे होंगे तो दृष्टिकोण तो परीक्षा रहेगा, लेकिन हम बीच बीच में ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे मुद्दे या किसी शासक के बारे में विशेष बातें, जैसे अकबर के बारे में ले लें, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ले लें, या हम जब औरंगजेब के बारे में बात सुनते हैं कि वो तो एक धर्मपाण शासक था, मुसलमानों के पक्ष की बात करता था, तो हम विशेष शासक के तौर पर विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे कि वो वास्तव में ठीक था या गलत था, या समाज की कोई सामाजिक बुराइयों की बात कर रहे होंगे, सती प्रथा के बारे में डिटेल से बात कर रहे होंगे। तो इतिहास में जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको विस्तार से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इतिहास सब्जेक्ट और जो हमारे सिलेबस में जहाँ जहाँ जो कुछ दिया हुआ है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है।